नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से है, जहां बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के खेमे में एक सहयोगी एनडीए में आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मानजनक बातचीत हुई तो एनडीए में उस सहयोगी के एंट्री को हरी झंडी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त खलबली मचाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि सम्मानजनक बातचीत हुई तो एनडीए में उस सहयोगी के एंट्री को हरी झंडी मिल सकती है। तो दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है और क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने, पहले आप खुद सुन लीजिए। हमारा पांडव तो 5 गठबंधन है और अगर एक है उनके साथ ऐसा गठबंधन में दल है जो हमारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं, रात में लुक्का छिपी खेल रहे हैं आजकल। कौन है सर, जरा खुलासा कर। मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक उनके गठबंधन के बहुत ही मजबूत पार्टनर हैं जो आजकल प्रयास में है। लेकिन अगर उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात की तभी हम लोग उस पर विचार करेंगे। आपका कहीं सारा मुकेश सहनी की तरफ तो नहीं? मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर कोई भी है तो अपने वजूद के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। तो अगर वैसी परिस्थिति हुई तो अगर सम्मानजनक बात करेंगे तभी हम उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि एनडीए के सहयोगी की संख्या भी 5 से बढ़ के 6 हो सकती है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सम्मानजनक कोई बात करेगा तो हम फिर देखेंगे उस पर। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करती हूं। आनंद, ये बहुत बड़ा बयान दिलीप जायसवाल ने दिया है और जाहिर है विपक्षी दलों के किसी एक खेमे के बारे में बात हो रही है। क्या हम किसी तरह का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस खेमे को लेकर यह चर्चा हो रही होगी? देखिए, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अगर उनका कद नहीं बढ़ा तो इधर भी आ सकते हैं। अगर सम्मानजनक तरीके से बातचीत होती है तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा तो फिलहाल नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि सारा उनका वीआईपी पार्टी की तरफ ही था, मुकेश सहनी की तरफ ही था। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का और इस तरीके से अगर वो बयान देते हैं तो इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल मुकेश सहनी ने कई बार हमला बोला है एनडीए की तरफ और जमकर हमला बोला है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होती है, 2020 में भी हम लोगों ने देखा था कि वो महागठबंधन के साथ थे और अंतिम समय में वो एनडीए की तरफ आ गए थे। तो इस बार भी परिस्थिति क्या होगी ये कोई नहीं कह सकता। इसके पहले मुकेश सहनी की पार्टी ने साफ साफ दावा किया है कि 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। अब इंडिया गठबंधन के लोग जो कल बैठक होने वाली है पटना में, किन बिंदुओं पे चर्चा होती है, क्या होती है, मुकेश सहनी को कितना सीट मिलता है, वो अपनी बातें हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल पटना में जो महागठबंधन की बैठक होने वाली, उसके पहले अगर इस तरीके से बयान देते हैं तो इसकी राजनीतिक सरगर्मी तेज होनी ही है और राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी भी सुबह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि एक तरीके से उन्होंने इशारों में दावा भी कर दिया और एक तरीके से इसे लुभाने वाली बात भी आप कह सकती हैं। राजनीति में अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। और फिलहाल इस वक्त जब इंडिया गठबंधन मजबूती बढ़ाना चाह रहा है, जो महागठबंधन के लोग अपने आपसी एकजुटता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए भी दूसरी तरफ एकजुटता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हर पार्टी, हर गठबंधन की कोशिश होती है कि सामने वाले को कमजोर किया जाए या फिर सामने वाले में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको लेने से अगर उनके गठबंधन में मजबूती मिलती है। तो ऐसे ही बयान हम लोगों ने इसके पहले भी सुना है। राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। वाकई आनंद, समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और कहते भी हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस संभावना के अंतर्गत कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है जो दावा दिलीप जायसवाल कर रहे हैं तो इससे कितना बड़ा नुकसान विपक्षी खेमा महागठबंधन को हो सकता है? देखिए, फायदा और नुकसान तो चुनाव परिणाम के बाद ही आ पाएगा सुबह, लेकिन जैसा कि मुकेश सहनी के बारे में चर्चा किया गया था, हमने पूछा भी था अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि वो एक मजबूत नेता है
और उनका अपना जनाधार, तो जाहिर सी बात है अगर कोई इस तरह के बयान देता है तो इसका मतलब कि सामने वाले को भी पता है कि सामने वाले का कद कैसा है। बहरहाल तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी का लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने काफी अच्छा बॉन्डिंग देखा था और उसके पहले भी हम लोगों ने काफी अच्छा बॉन्डिंग उन दोनों में देखा था। तो इतना आसान नहीं है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो इधर ही आ जाएंगे। कई बार होता है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि गठबंधन के सहयोगी अपने बड़े सहयोगी पर दबाव बनाने के लिए कई तरह की बातें करते हैं, सीट से लेकर। चलिए, वाकई आनंद बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। दिलीप जायसवाल बड़ा बयान कर रहे हैं कि महागठबंधन खेमे में से कोई एक खेमा है जिनकी बातचीत एनडीए में चल रही है और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर वो चुनावी रणभूमि में उतरे। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, एनडीए के अंदर तो खुद ही नाव डूबने वाली है और वहां से लोग तड़प कर भागेंगे इधर। और एनडीए के लोगों को ये एहसास है, वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। अब जेडीयू तो असहज स्थिति में है। जिस तरह हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी ने क्या कहा, तो उन्होंने बीजेपी का कहा सीएम के नेतृत्व बीजेपी का सीएम होगा। तो देखिए, यहाँ महागठबंधन महा मजबूत है, महाविजय करेगा, हमारे पास नेता है। लेकिन मृत्युंजय जी, कहीं से तो बात निकली होगी ना, तभी तो यहाँ तक बात आई और खुलकर वो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का कोई एक खेमा है जो इधर आना चाहता है। हम भी आपको खुलकर कह रहे हैं कि एनडीए का 2-3 खेमा है जो इधर आना चाह रहा है। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या जी। इस बात का एहसास हमारे विरोधियों को है। वो जान रहे हैं कि बिहार की 14 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है और वो सरकार तेजस्वी जी की बनाएंगे, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। चलिए, मृत्युंजय जी हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी, मृत्युंजय जी को अभी भी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि आपके ही खेमे में कुछ गड़बड़ी है और उधर के ही लोग इधर आना चाहते हैं। तो मृत्युंजय जी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मृत्युंजय जी कहेंगे कि उनके कुनबे में सब कुछ बढ़िया और बेहतर है? अरे, मृत्युंजय जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर इंडिया अलायंस महागठबंधन में जो पैटर्न था वो उल्टा कैसे हो गया। आज तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि कांग्रेस के लोग जाकर दरबारी करते थे, राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ तक जाकर सीटें मिलती थी। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि तेजस्वी यादव जी को जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के सामने जाकर अपनी बात रखनी पड़ी? पॉलिटिकल ऐसी मजबूरी क्या थी, ये बताना चाहिए। और दूसरा, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा कि किनके संपर्क में कौन है। अरे, गठबंधन हमारा मजबूत है, ज्यादा वोटों का जो आंकड़ा है वो हमारे गठबंधन को मिलेगा, तो जाहिर तौर पर इनकी तरफ से लोग हमारी तरफ आने के लिए ललायित हैं। और बहुत जल्द आपको देखेगा कि कैसे इनके कुनबे में एक भगदड़ मचती है। लोग इनको छोड़ छोड़कर, इनकी सच्चाई को समझकर बूझकर वहां से निकल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सियासत जो है वो संभावनाओं का खेल है, कब क्या होगा, क्या बदल जाएगा, उसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान, और इसी बीच बिहार एनडीए की घटक दल की जो तस्वीर इस वक्त है, कौन कौन से घटक दल साथ में हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआरबी चिराग पासवान की पार्टी, हम जीतन राम मांझी की पार्टी, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त एनडीए के घटक दल कौन कौन से हैं। भारतीय जनता पार्टी और इधर आईएनडीआईए अलायंस यानी कि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इसके साथ साथ वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। तो ये तमाम घटक दल एक साथ हैं, इंडिया अलायंस इन्हें ही कहा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो दावा दिलीप जायसवाल की तरफ से किया जा रहा है कि इनमें से कोई एक घटक दल, हालांकि वो नाम नहीं बता रहे, इनमें से कौन सा घटक दल होगा जो एनडीए में शामिल हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
और बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम समय बचा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अभी से ही बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने भागलपुर आए थे और अब ठीक 2 महीने बाद पीएम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी से बिहार को बड़ी सौगात देंगे। यहां झंझारपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे और एनडीए के घटक दल कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी मधुबनी दौरे की सबसे बड़ी तैयारी। और इधर 24 अप्रैल को पीएम मोदी इस साल दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही यहां एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे। मधुबनी से पीएम मोदी मिथिलांचल और कोसी के इलाकों को साधेंगे और पीएम मोदी के दौरे को भव्य बनाने में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता जुट गए हैं। बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपीआरवी, हम, आरएलएम के नेता घर घर जाकर लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता दे रहे हैं। एनडीए ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का टारगेट सेट कर लिया है और इस दौरे में सीमांचल और कोसी के 14 जिले को पीएम मोदी साधेंगे। ये वो जिले हैं जहां एनडीए पहले से काफी मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए को बढ़त मिली थी और शायद यही कारण है कि सभी घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रख दी है। और आइए अब आपको पीएम मोदी के कार्यक्रम की ग्रैंड तैयारी की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां एनडीए नेता अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर में ताकत झोंके हुए हैं, तो वहीं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जिलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता दे रहे हैं। तो इन 5 अलग अलग तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ इस बार की चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है और सदी भी रणनीति के साथ पूरी तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की। और इधर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मधुबनी में पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों से सभा में आने की अपील भी की जा रही है। और विधान परिषद लाल और विधान परिषद के माननीय सदस्य दोनों बजट 2024 और 2025 के लिए बजट केंद्र सरकार प्रेजेंट करेगी। विपक्ष को लोग कहीं से लगता है कि बिहार का बजट ये केंद्र का बजट थोड़ी है। इसका मतलब बिहार का ध्यान और केंद्र सरकार विशेष ध्यान रख रही है। 534 प्रखंड जो है इस बिहार के, सभी प्रखंड उस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा से वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे और पूरे बिहार का एक एक प्रखंड वर्चुअली प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनेगा। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है। तो कहीं न कहीं आज पूरा उत्साह का वातावरण मधुबनी के लोगों में भी दिख रहा है, मिथिला के लोगों में भी दिख रहा है। और अब समझने वाली बात यह है कि एनडीए के सभी घटक दल पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की ग्रैंड तैयारी क्यों कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 6 महीने से कम समय बाकी है और एनडीए ने बिहार में 225 प्लस का टारगेट सेट किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक है या यूं कह लें कि स्टार प्रचारक है। सीमांचल और कोसी में एनडीए की पकड़ रही है। साल 2020 में इन इलाकों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और बड़ी जीत के लिए यहां बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। इस बात को एनडीए बेहतर ढंग से समझ रहा है और उसी रणनीति के तहत पूरी तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी की सभा से अभियान का मोमेंटम सेट हो जाएगा और यहीं से
चुनावी रणभूमि में उतरने का शंखनाद हो जाएगा। हालांकि शंखनाद तो पहले ही हो चुका है, तैयारी पहले से की जा रही है, लगातार जनसभाएं हो रही है, बिहार वासियों को बड़ी बड़ी सौगात देने की कोशिशें लगातार जारी है। और इधर चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल मीडिया पर वॉर पलटवार जारी है। इस बीच बिहार बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है। आरजेडी के 3 विधायक रेतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में लिखा है वांटेड। बिहार पुलिस को आरजेडी के इन 3 विधायकों की तलाश है। अगर इस बार आरजेडी के हाथ सत्ता आई तो न जाने बिहार का क्या हाल होगा। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है, फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही वो पोस्टर है जिसे पटना की सड़कों पर अलग अलग जगह पर लगाया गया है। पहली तस्वीर में आपको रेतलाल यादव जो आरजेडी से विधायक हैं उनकी तस्वीर नजर आ रही होगी। शंभुनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीरें लगाई गई है जिसमें यह लिखा गया है कि वांटेड। बिहार पुलिस को आरजेडी के इन विधायकों की तलाश है। अगर आरजेडी के हाथ सत्ता आई इस बार तो ना जाने क्या होगा बिहार का हाल। और देखिए, चुनावी साल में बिहार में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात की जानकारी के लिए हजारों गांव में महिला संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास महिलाएं शामिल होंगी और संवाद में महिलाएं अपनी बात भी रखेंगी। इस महिला संवाद को चुनावी साल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को देखिए। चुनावी साल में महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें महिला वोटरों पर टिकी हुई है। इसी बीच में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है और बिहार में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद किया जा रहा है, जो बिहार में पहली बार हो रहा है इस बड़े पैमाने पे। और इसमें लगभग 48,000 गांव के महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 करोड़ महिलाएं इस संवाद में शामिल होंगी। और शुरुआत पटना जिला में किया जाएगा और पटना के लगभग 1300-1400 के आसपास गांव को चिन्हित किया गया है जहां पे महिला संवाद का आयोजन किया जाएगा। और इस संवाद के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है इसकी भी जानकारी ली जाएगी। लगभग 2 महीने तक ये महिला संवाद चलेगा और लगभग पूरे बिहार में 70,000 स्थानों पर इस महिला संवाद का आयोजन किया जाएगा। और महिला समाज के लिए लगभग बिहार में पूरे बिहार के तमाम गांव में कई गाड़ियां भी घूमेंगी जो महिलाओं को जागृत करेगी। और एक अनुमान है कि राज्य में लगभग 2 करोड़ महिलाएं इस समाज में स्थापित होंगी, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियां भी शामिल है, जिनकी भूमिका बिहार में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है आर्थिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से, जिसकी चर्चा बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते हैं। और महिला संवाद एक साथ एक ही दिन 38 जिलों में शुरू होगा, यानी कि एक दिन ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत इसकी राजधानी पटना से होगी। और जाहिर सी बात है इसका आयोजन सुबह और शाम में किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस महिला संवाद में शामिल हो सके। तो ये एक बड़ा कदम है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगी, सामाजिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। और माना जा रहा है कि इसके बाद सरकार कुछ और भी बड़ा कदम उठा सकती है चुनाव के पहले। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। मरवी गांव में हाल के दिनों में 1000 से ज्यादा मुर्गियां मर गई। नेहरू पथ स्थित एक सरकारी आवास पर पाली गई मुर्गियां मर गई थी, जिसके बाद सैंपल की जांच कराई गई। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रभावित इलाकों में पशुपालन विभाग की ओर से एंटीवायरस दवाओं का छिड़काव कराया गया। बीमारी ज्यादा न बढ़े इसके लिए साफ सफाई कराई जा रही है। पोल्ट्री फार्म चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही संचालकों को कहा गया है कि यदि एक साथ मुर्गियां मरती हैं तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से विभाग को दें।
और इधर बिहार के एक और भ्रष्ट अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। निलंबित सीओ प्रिंस राज के ठिकानों पर एसवीयू की टीम छापेमारी कर रही है। प्रिंस राज पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। शेखपुरा और मधुबनी 2 जिलों में छापेमारी चल रही है। जांच में प्रिंस राज के पास आय से 90% ज्यादा संपत्ति मिली थी और आज डीएसपी लेवल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद प्रिंस राज को निलंबित कर दिया गया था। और इधर एसवीयू सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। निलंबित सीओ के यहां छापेमारी में बड़ा खुलासा। प्रिंस राज ने 2 बार दी थी मैट्रिक की परीक्षा। 2004 में धर्मेंद्र कुमार के नाम पर यह परीक्षा दी थी और साल 2006 में प्रिंस राज के नाम पर उन्होंने परीक्षा लिखी थी। एसवीयू ने जब्त किए हैं दोनों सर्टिफिकेट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसवीयू सूत्रों से यह बड़ी जानकारी। जांच पड़ताल में यह बड़ा खुलासा हुआ है। निलंबित सीओ के यहां छापेमारी में यह बड़ा खुलासा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।